हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस अन्य स्टेट पीसीएस के संदर्भ में देख रहे हैं, जो एनसीईआरटी की श्रृंखला है। इसके साथ ही हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस और जो अन्य पीसीएस के प्री एग्जाम होते हैं, जहां जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ ही वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, खासकर ये श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं। यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के जीएस का जो पेपर 2 है मेंस का सिलेबस, उस हिसाब से डिजाइन किया गया। उसका सिलेबस कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो एनसीईआरटी के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा, आप देख सकते हैं। तो खासकर पोलिटी जीएस जो पेपर 2 है, ऐसे आप देखेंगे ज्योग्राफी का 60% सिलेबस आप देखेंगे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की 11-12 से ही कवरेज होता है। तो आप इसे देख सकते हैं जो जीएस में सिलेबस है। खासकर ऑप्शनल की बात नहीं कर रहे, ऑप्शनल भी 60% कवर होता है, ऐसा सुनने में आया है। अगर आप पूरी एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़े हुए हैं तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं। हम देखेंगे आज एनसीईआरटी की श्रृंखला में कि हम लोग एक नई किताब की ओर बढ़ रहे हैं। क्लास 9th हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नए चैप्टर के साथ नई क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, लोकतांत्रिक राजनीति। ये भी लोकतांत्रिक राजनीति है, लेकिन भाग 1 थी क्योंकि क्लास 9th में थी। अब भाग 2 हम लोग क्लास 10th में हैं। तो आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर के साथ अगर शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं संदर्भ में ये लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 है। आप देखेंगे क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक है और आप देखेंगे ये एनसीईआरटी, यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, प्री एंड मेंस, प्री कम मेंस या प्री एंड मेंस, वनडे एग्जाम की जो श्रृंखला है। और साथ में आप देखेंगे ये श्रृंखला यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस के मेंस पेपर 2 को खासकर आप देख सकते हैं। और आप इस लोकतांत्रिक में बात कर सकते हैं हम कि भाग 2 है, हम लोग भाग 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपनी भागीदारी कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर के साथ ही आप देख सकते हैं हम लोग सत्ता की भागीदारी, कैसे सत्ता की साझेदारी है। तो आप देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी आप देखेंगे भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, संसदीय व्यवस्था के साथ कौन सी विशेषताओं के साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो सत्ता की जो आपको साझेदारी है, आपकी उसमें क्या साझेदारी है और आप कौन सी व्यवस्था का निर्माण करते हैं, देखेंगे हम लोग। इसके अगर चैप्टर की अगर विषय सूची की बात करें तो आप देखेंगे इस इंडेक्स में आपके नाम एक चिट्ठी थी जो जरूरी नहीं थी सिलेबस में, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने इसे नहीं रखा। हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में आप देखेंगे चैप्टर 1 में सत्ता की साझेदारी है और दूसरा चैप्टर है संघवाद। तो आप देखेंगे दोनों ही चैप्टरों को ठीक से, तो सत्ता की साझेदारी कैसे है और संघवाद क्या है। और यूनिट 3 आप देख सकते हैं। यूनिट 2 की बात करेंगे तो यूनिट 2 में आप देखेंगे चैप्टर 3 है लोकतंत्र और विविधता। जब हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे तो इस चैप्टर की आपको दिख रहा था समानता कुछ ना कुछ। और जाति, धर्म और लैंगिक मसले आप देखेंगे कि जाति, धर्म, लैंगिक मसले ये पेपर 1 में भी आपको दिखेगा, पेपर 2 में भी दिखेगा, क्योंकि आपको यहाँ से क्या मिलेगा, सोशल इशू के मसले दिखेंगे, सोशल जस्टिस के मसले दिखेंगे। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं पॉलिटी के पार्ट के तहत ई गवर्नेंस के साथ आप क्या करेंगे, इन मामलों को सुलझाएंगे। तो आप देख सकते हैं यूनिट 3 में आप देखेंगे तो चैप्टर 5 के संदर्भ में तो जन संघर्ष और आंदोलन आप देखेंगे भारत में कई ऐसे सारे जन संघर्ष हुए, आंदोलन हो चुके हैं। और राजनीतिक दलों की बात करेंगे, भारत क्या है, बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, संसदीय लोकतंत्र, तो राजनीतिक दल की बात हो रही है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं यूनिट किसमें, 4th में अगर देखेंगे तो चैप्टर 7 में लोकतंत्र के परिणाम। तो भारत में आप देखेंगे लोकतंत्र के परिणाम क्या है, विश्व में लोकतंत्र के परिणाम क्या है। इस किताब की अगर हम पास करें तो पहले चैप्टर में ही आपको दिख जाएगा कि जो ठीक, और साथ में आप देखेंगे विद कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स।
ठीक, आप देखेंगे बर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ने को मिलेगा आपको, और साथ में आप देखेंगे बर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में किन देशों में कौन सी व्यवस्था आई है, क्या क्या बदलाव किए उन व्यवस्थाओं में, आपको उन देशों की क्या है संविधान में बदलाव हुए, क्या क्या बदलाव हुए, थोड़ी बहुत जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इसके साथ ही आप देखेंगे विश्व के देशों की जो सरकारें हैं उनके बर्ड जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है, आपके जीएस के पेपर 2 में जुड़ा है, पीटी में भी क्वेश्चन बनते हैं बर्ड कॉन्स्टिट्यूशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, याद रखिएगा जो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अगर आप बहुत डीपली होंगे तो ये ऑप्शनल में चला जाएगा। ऑप्शनल वाला क्वेश्चन ऑप्शनल से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं इस संदर्भ में। हम इसके साथ ही देख सकते हैं चैप्टर 8 में अगर बात करें तो लोकतंत्र की चुनौतियां, तो परिणाम क्या हुए, इसके बाद इसके साथ आप देखेंगे चुनौतियां कौन कौन सी आई। तो अब इन चुनौतियों के लिए हमारी सरकार, हमारा संविधान और हमारी व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या काम करती है, कैसे अधिनियम बनाती है, क्या नियम बनाती है, उनको अगर कोई जगेगा कि संविधान की क्या है नियमों के खिलाफ है तो आप न्यायपालिका उनकी चुनौतियों को क्या करेगी, चुनौती देगी। कि आइए हम भी चुनौती देते हैं आपको। तो आइए भारत का संविधान की बात करें तो देख सकते हैं कि भारत के संविधान एक नए फ्लेवर में आपको दिख रही है उद्देश्य का, देख सकते हैं इस संदर्भ में, सिर्फ कलर चेंज है बाकी शब्द वही है, ठीक है। तो आप देखेंगे भारत का संविधान की बात करें तो उद्देश्य का, भारत के संविधान का ये क्रक्स है, कुंजी है, आपको बता चुके हैं। जो इसके अगर नए चैप्टर की हम बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आप देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में, और विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आप इसे देख सकते हैं, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता और प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की क्या होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ये द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो देख सकते हैं इस संदर्भ में कि क्या कर रहे हैं आप, इसमें देखेंगे ये 42 अमेंडमेंट है, इसे आप देख सकते हैं, और 1976 में हुआ है। इसके साथ ही आप इसे ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ है। तो आप इसे पहला वर्ड जो हम संविधान संशोधन के साथ वर्ड जोड़े गए उन्हें हम घेर दे रहे हैं, आप देखेंगे इन वर्ड को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। बाकी पहले ही थे, बाकी ये 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय हुआ था और उन्होंने इसे जोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने प्रकार के आपको क्या मिले, न्याय मिले हैं। तो 3 प्रकार के न्याय मिल रहे हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिल रही है और 2 प्रकार की समता मिल रही है, और समता या समानता, तथा आप देखेंगे इसके साथ ही आपके संविधान की क्रक्स मिल रहा है, पूरे संविधान का क्रक्स मिल रहा है, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो ये कुंजी की तरह है। हमारे संविधान विशेषज्ञ, हमारी न्यायपालिका जब किसी संविधान के किसी भाग को क्या करते, किसी संवैधानिक अधिनियम की क्या है, किसी कानून को आप देख सकते हैं कि जो संवैधानिक अधिनियम के तहत बने हुए, संवैधानिक अधिनियम संविधान के तहत बने हुए हैं, तो क्या करेंगे आप, उसकी कोई अधिनियम संविधान से अगर कोई क्या करता है जिसे मैच नहीं करता या कानूनी उल्लंघन है, किसी के अधिकारों का उल्लंघन है, तो न्यायपालिका में वो रिट दायर कर सकता है और न्यायपालिका उस पर उतने अधिनियम के उस पार्ट को जो संविधान के तहत बनाए गए अधिनियम में क्या है उस भाग को रिप्लेस कर देगी अगर वो संविधान के तहत उल्लंघन है। आप देख सकते हैं संदर्भ में। इसके साथ ही क्या है, हमारे संविधान विशेषज्ञ अगर हमारे संविधान के किसी भाग को क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करने में या किसी भाग को समझने में कठिनाई है तो वो इसका सहारा लेते हैं। आप देख सकते हैं संविधान की भाग है, ठीक है, केस। और इसके साथ ही केशवानंद भारती में कह दिया गया था कि भारत के संविधान के उद्देश्य का भारत के संविधान का भाग है। और इस भाग के साथ ही आप देख सकते हैं क्या होगा, इस भाग के साथ ही आपको दिखाई पड़ेगा कि ये भी कहा साथ में, ये भारत के संविधान का तो भाग है, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण भाग नहीं है, इसका सहारा लिया जाएगा। हम इसकी चर्चा पहले भी कह चुके हैं, आप इस पे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। हम इस पे
एक वीडियो बनाएंगे जो पूरे भारत के संविधान के उद्देश्य का क्या है पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे एक एक वर्ड का। अभी हम एनसीईआरटी चला रहे हैं, एनसीईआरटी में अभी इसका कुछ खास हम लोग क्लास 8 में जो एनसीईआरटी बची हुई थी क्लास 9th में सॉरी, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी में हमने इसके कुछ पार्ट का एक्सप्लेनेशन किया हुआ था। हम आज चैप्टर की बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं संदर्भ में कि आज चैप्टर 1 है और आप देखेंगे सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में आपका एक इंट्रोडक्शन है जो क्या दे रहे इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं संदर्भ में क्या है इंट्रोडक्शन आपकी परिचय जो एनसीईआरटी देती है कि सत्ता के बंटवारे पर आप सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आपसे कह दिया जाए कि आपके घर में एक सत्ता है, ठीक है, आप घर में 10 लोग हैं और कहें कि इसमें साझेदारी करिए। भागीदारी मतलब साझेदारी का मतलब है कि आप भी इसमें साझेदार बनिए, मतलब आप भी अपनी सहभागिता कीजिए, ना कि बांट लीजिए। तो सहभागिता की बात हो रही यहाँ, ठीक, याद रखिएगा साझेदारी है। सत्ता की बंटवारे पर तो आप देखेंगे ये बंटवारे की बात हो रही, तो बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि साझेदारी है, लेकिन बंटवारे की बात यहाँ लिखी हुई है। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं की शुरुआत करते हैं। ये परिचय के साथ देते हैं सत्ता की साझेदारी। आप यहीं से आप देखना शुरू करेंगे क्या कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स और वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों साथ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में ही आपको सारी चीज़ें दिखाई पड़ने लगेंगी। इसे आप देख सकते हैं कि ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे, सत्ता का तो बंटवारा साझेदारी होगी, पार्टनरशिप है कि सेंट्रल में आपकी सत्ता है, केंद्र में किसी और की सत्ता है, लेकिन साझेदारी चल रही। सरकार आपके लिए ये भी काम कर रही है, आपके लिए ये भी काम कर रही है। आपने यहाँ भी वोट दिया और यहाँ भी वोट दिया, तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि किस तरह निपटती है। आप आगे भी देख सकते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के संदर्भ में, तो आप देखेंगे कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। आप ये भी जानते हैं बेल्जियम क्या है, आप इसे यूपीएससी के क्वेश्चन के आप मैपिंग के संदर्भ में देख सकते हैं कि बेल्जियम से लगे हुए कौन से देश हैं, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा से भी छोटा है। हमने क्वेश्चन डालने का रीज़न ये था, पहले एक बार पूछा गया था कि यूपी की जो जनसंख्या है वो क्या है, विश्व में क्या 5वें नंबर पे है, तो ऐसी बात कहा कि ये लगभग इसके ब्राज़ील के बराबर है। तो कभी आपसे पीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि बेल्जियम, पहले तो क्वेश्चन बेटा बेल्जियम कहाँ है, वनडे में पूछा जा सकता है, ठीक है। यूपीपीसीएस वाले पूछ सकते हैं कि बेल्जियम के साथ किन किन देशों की सीमा लगती है, तो आप बताएंगे। साथ ही आपसे ये पूछा जाएगा कि यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में है, हरियाणा से भी छोटा है। स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन बन सकता है, कभी याद रखना पीटी में। इसकी सीमाएं कहाँ मिलेंगी, इसकी सीमाओं के संदर्भ में देख सकते हैं किसके, नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती हैं। तो यहीं से आपको क्वेश्चन भी मिल गया कि क्वेश्चन देखिए ज्योग्राफी का है, लेकिन आपको हो सकता है ये पॉलिटी से क्वेश्चन बने, आप लगे कि ये ज्योग्राफी में नहीं दिया गया है या एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया गया है। तो आप इसकी भी बात को ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ कहीं भी पूछी जा सकती है। तो एक, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक दूसरे के क्या है, एक पैर वो इसमें रखें, एक पैर वो उसमें रखें, कह सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे से निकला है, वो कहते हैं हमारे से निकला है। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। इसकी सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती हैं। इसकी आबादी की बात करें 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, मतलब हरियाणा यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। कहा जाता है कि हरियाणा की उतनी आबादी है। क्वेश्चन आपसे ऐसा कभी बन सकता है, याद रखिएगा। आगे हम बात करें इस छोटे से देश की समाज की, देखिए बेल्जियम बहुत छोटा देश है, लेकिन जाति बुनावट आप देखेंगे यहाँ भी क्या है, बहुत जटिल है। जैसे भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ती है। आप इस संदर्भ में देखेंगे कि देश की कुल आबादी का क्या है 59% की बात हो रही है। आप याद रखिएगा इसे। 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा सर आपको। तो आप इसे देखेंगे कि इस आप देखेंगे क्या होगा,
बेल्जियम की बात कर रहे थे, एक छोटा सा देश है। इसकी समाज की अगर बनावट की बात करेंगे तो जाति बनावट जो है इसकी है, जो जाति डेमोग्राफिक है इसकी जो, वो क्या है, बहुत ही जटिल है। देश की कुल आबादी का लगभग 59% हिस्सा फ्लेमिश, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लेमिश किस जात मतलब कहाँ के निवासी हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी आपसे पूछ दिया जाए। और डच बोलते हैं, ये क्वेश्चन पीटी कहाँ बन सकता है, वनडे टाइप के एग्जाम में याद रखिएगा। लेकिन आप देखेंगे शेष 40% लोग आप देखेंगे बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। आपसे ये क्षेत्र पूछा जा सकता है कि ये बेलोनिया कहाँ पड़ता है और यहाँ से क्या निकलता है। तो बेलोनिया से खासकर आप देख सकते हैं कहाँ, नेट पर डाल सके, यहाँ बेलोनिया से कि बेल्जियम का हिस्सा है। पीटी से क्वेश्चन बन सकता है बेलोनिया किसका हिस्सा है। साथ में आप देखेंगे बेलोनिया से कौन कौन से मिनरल्स निकलते हैं ब्राज़ील के इलाके से, क्योंकि बेलोनिया क्षेत्र दिया है तो वहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ के लोग फ्रेंच बोलते हैं। एक शेष 1% लोग जर्मन के हैं, क्योंकि जर्मन इसकी सीमा लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो जर्मन के भी 1% लोग हैं। इसके साथ ही हम बात करें राजधानी, पूछा गया है कई बार, ब्रुसेल्स है। 80% लोग यहाँ क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 20% डच भाषा बोलते हैं। याद रखना चाहे रख सें, बहुत जानकारी के लिए एक छोटी सी आप देखेंगे, बस याद रखना बेल्जियम में क्या है, फ्रेंच और डच बोली जाती है। अल्पसंख्यक क्या हैं, अल्पसंख्यक लोग जो हैं क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी आप देखेंगे लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं। जो अल्पसंख्यक हैं फ्रेंच भाषी लोग जो हैं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से नाराज़गी थी, क्योंकि एक हिस्सा देश का क्या हुआ, समृद्ध हो गया। जैसे भारत और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलियन श्रीलंका में क्या है, पिछड़ गए, लेकिन अन्य सिंहली लोग क्या हुआ है, वो लोग विकास की भाषा, क्योंकि सरकार ने उन पे खास ध्यान दिया। तो जब ऐसी कोई घटना होती है तो उस देश की सरकारों ने क्या करेगा, किसी खास जाति समूह पर क्या है कुछ खास काम किया होता है, जैसे डेमोग्राफिक बदलाव लाने के लिए। जैसे आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना ने तिब्बत में क्या हुआ, खास डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए क्या हुआ, तिब्बत के लोगों को एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ में बदलने के लिए वहाँ बहुत सारे चाइना के जो भाषा लोग हैं उन्होंने वहाँ क्या किया, बसा दिया और उन पे खास विकास किया, उनको सारी सुविधाएं दी, और तिब्बतियन लोगों को वो सुविधाएं प्राप्त उतनी नहीं हो पाई। इसलिए वो क्या है, जानबूझकर कि आज नहीं तो कल आप हमारी सत्ता को स्वीकार करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 में और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच में क्या हुआ, बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगे। ठीक है, गुटों में बढ़ गए लोग, और इन दो समुदायों का टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। राजधानी में एक विशेष तरह की समस्या थी कि डच बोलने वाले लोगों संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले वो कमज़ोर और अल्पमत में चले गए। आपको ऐसी स्थिति भारत में भी देखने को मिल सकती है अगर आप ध्यान से देखेंगे। इसके साथ ही हम बात करें इस स्थिति की तुलना आप देख सकते हैं श्रीलंका और द्वीपीय देश है। श्रीलंका, आप इसकी अगर बेल्जियम की तुलना श्रीलंका से करें तो देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, तमिलनाडु के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर पर तमिलियन लोग रहते हैं यहाँ श्रीलंका में। इसकी करीब आबादी 2 करोड़ है, हरियाणा के बराबर है। क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि श्रीलंका की आबादी हरियाणा के बराबर है तो आप यस मारेंगे पीटी के हिसाब से। इसके साथ ही आप देखेंगे दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में कई जाति समूह हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। आप देखेंगे सत्ता की साझेदारी इन्हीं लोगों की है, जिनकी कुल आबादी जनसंख्या की 74% है। आप देखेंगे थोड़ा सा बदलाव है, बदलाव इस संदर्भ में है कि सिंहली जनसंख्या में ज़्यादा हैं, ठीक है, जबकि तमिलियन इतने नहीं हैं। जबकि जो ब्राज़ील की स्थिति, वो बेल्जियम की वो स्थिति आप देखेंगे पलट थी कि वहाँ फ्रेंच अल्पसंख्यक थे लेकिन समृद्ध थे। तो आप देख सकते हैं, आगे बात कर सकते हैं इटली बेल्जियम की स्थिति क्या है। वहाँ के जो पहले किंगडम हुआ करते थे उस किंगडम के हिसाब से वहाँ का डेमोग्राफिक हुआ है। आप देखेंगे जो इंग्लैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड
के कुछ हिस्से हैं यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ के कुछ हिस्सों पे भी राज हुआ करता। जो किंगडम शासनकाल में जाएंगे तो उनके कुछ अलग लैंड लॉ थे, आप उन कानूनों को देख सकते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ भी हो सकता है, मैंने पढ़ा नहीं है हालांकि, लेकिन अंदाजा वही होगा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि फिर तमिलों का नंबर आता है जिनकी कुल आबादी 18% है। तमिलों के भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के भी तमिल हैं और भारतीय मूल के भी हैं। अब आप देख सकते हैं पहली आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि मेरे दिमाग से सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना, ठीक है, कि सत्ता का बंटवारा करना, सत्ता के टुकड़े करना, देश के कमज़ोर करना, हम इन बातों की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि हम लोग सत्ता की साझेदारी, मतलब एक तो सभी वर्गों की भागीदारी की बात होगी कि सबको थोड़ा सबकी भागीदारी की जाए। दूसरा, ठीक है, हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि सत्ता की भागीदारी मतलब सभी लोगों की भागीदारी हो जाए, जो है एक कॉपरेशन बन जाए, सहयोग हो जाए। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र के संदर्भ में हम बात करें तो एथनिक या जाति भाषा, याद रखिएगा ये वर्ड आपसे पूछा जा चुका है। तो बात बोल ले और भेद खोले तो एथनिक या जाति, ऐसा ये पूछा जा सकता है कि एथनिक क्या है। तो आप देखेंगे एथनिक या जाति क्या होते हैं, तो ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है। तो आप देखेंगे एथनिक या जाति, ऐसा सामाजिक विभाजन हम लोग भारत में इसे जाति बोल देते हैं, और आप देखेंगे यही एथनिक आप इसे कह सकते हैं। तो इसे विभाजन है, यह साजी संस्कृत पर आधारित सामाजिक विभाजन है, ठीक है। साजी संस्कृत का एक सामाजिक विभाजन है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य क्या करते हैं, मानते हैं उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, ठीक है। सभी किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति उनके जैसे हम जैसे हैं, हमारे जैसे समान पूर्वजों से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो आप देख सकते हैं, और इसी कारण आप देखेंगे उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी धर्म के मानने वाले के हों या राष्ट्रीयता एक हो। याद रखिएगा एथनिक के संदर्भ में हम इसे देख सकते हैं कि ये हिस्सा है बेल्जियम का, ठीक है। ये देख सकते हैं कि बेल्जियम आपको दिखाई पड़ेगा। बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखें तो किस इलाके में विभिन्न समुदायों को देख सकते हैं, कैसे कैसे इसका। तो आप देख सकते हैं कि इस हिस्से में क्या है, ब्रुसेल्स की राजधानी है ये, तो आप देख सकते हैं। और बेलोन, आपको एक बेलोन का एरिया बताया था, तो बेलोन देख सकते हैं कहाँ पड़ेगा, आप इसको ये एरिया बोला जाता है। तो इसमें ठीक है, नीचे हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है वो अलग है, तो आप इसे देखेंगे फ्लेमिश ऊपर वाले हिस्से में है डच भाषी, और बेलोन एरिया में जो रेड कलर का हिस्सा है ये फ्रेंच है, जो माइनॉरिटीज़ का हिस्सा है, लेकिन ये डेवलप ज़्यादा है। जर्मन भाषी लोग आप देखेंगे जर्मनी के हिस्से वाले इधर रहते हैं, बाकी तो हटा सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि तमिल 13% की बात हो रही थी, हिंदू जो 18 जिसमें थे उसमें भी आप देखेंगे जो अलग अलग थे। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी तमिल और औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से आए लोगों की संतानें थीं। तो मतलब ऐसा कहा गया है कि ये कौन थे, तो कौन से तमिल थे। तो आप देखेंगे कि जो औपनिवेशिक शासनकाल में क्या था, हिंदुस्तान से जो तमिल वहाँ गए थे शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए, तो वहीं रच बस गए, वहीं आप देखेंगे वहीं के बासी हो गए। तो एक तरीके की वो भारतीय मूल के हैं, जो तमिल से लगे हुए हैं, उनका आना जाना बना रहता है क्योंकि पड़ोस में है। तो इसी संदर्भ में कहा जाता है। इसके साथ आप देखेंगे इसी औपनिवेशिक शासनकाल में बहुत सारे जो है हिंदुस्तानी मॉरिशस कहेंगे या साउथ अमेरिका, वो दक्षिणी अमेरिका कहेंगे या मॉरिशस कहेंगे, या साउथ अमेरिकन के कुछ हिस्से हैं वहाँ भी थे, आप याद रखिएगा। आप देखेंगे कि श्रीलंका के नक्शे को गौर से देखें, पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर, ठीक है, तमिल मुख्य रूप से क्या है, उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषा लोग बौद्ध हैं, जो सिंहली लोग हैं वो बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा भी है 7%। सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि बेल्जियम में डच भाषी और लोग बड़ी संख्या में कि बल प्रयोग कर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं।
क्योंकि क्या थे, डच बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो वहाँ कहा जाता कि थोप सकते थे, उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, संभव था कि देश बढ़ जाता। ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते कि अब ब्रुसेल्स किसका हो। जैसे आप देखेंगे कि चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच कभी कभी ये हिस्से की बात होती, तो उसे क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। आप ये भी देख सकते हैं कौन सा, कि किस हिसाब से, कि जैसे अभी दक्षिणी वो इस आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को लेकर तेलंगाना और उसके बीच था, तो देखेंगे अभी दोनों की एक राजधानी एक है, लेकिन जब तक उनकी आंध्र की राजधानी बनेगी, इसके बाद आप देखेंगे उनकी वो राजधानी वहाँ कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत था, ज़्यादा था, और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। लेकिन आप देखेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तो श्रीलंका में 1948 का दौर आता है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, और आप देखेंगे कि सिंहली समुदाय के नेताओं ने बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमा लिया, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा थे। प्रभुत्व जमाना चाहा, लेकिन प्रभुत्व उनका है ऐसा आप मानिए, क्योंकि वहाँ के संविधान पर, वहाँ की सरकार पर क्या है, सिंहली लोगों का प्रभुत्व है, इसीलिए तमिल और सिंहलियों के बीच लड़ाई हुई। तो आप देख सकते हैं इसकी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती कई तरीके से कदम उठाए। ठीक है, क्योंकि संख्या में ज़्यादा थे, उन्होंने इस पर कदम उठाए, डेमोग्राफिक बदलाव किए। आप देखेंगे 1956 में एक कानून बनाया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करने के लिए सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया कि सिंहली एक राजमात्र भाषा, जबकि वहाँ अन्य समुदाय के भी लोग थे। तो विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों को क्या किया, प्राथमिकता देने लगे। कि चली नए संविधान ने प्रावधान भी किए कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, ऐसी 1956 में वहाँ की सरकार ने कानून बना डाले, और एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनको बेगानापन, आप देखेंगे बेगानापन मतलब उनके अंदर एक उत्सुकता जागी, उनके अंदर कटुता जागी, मतलब और आप देखेंगे बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृत को लेकर असंवेदनशील थी, उनको लेकर कोई खास उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी सरकारें वहाँ की या पार्टियां। तो उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। ठीक है, नौकरियों और फायदे के लिए अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था, तो उनके हितों की अनदेखी की गई। परिणाम हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। इसी के साथ आप देखेंगे कि श्रीलंका के जाति समुदाय में सिंहली थे, श्रीलंकाई आपको बता चुके हैं कि श्रीलंकाई तमिल है, भारतवंशी तमिल है और मुसलमान हैं और ईसाई भी हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करें बहुसंख्यकवाद की। अभी हमने एथनिक या जातिवाद की थी। वह यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। आप ये देखेंगे कि आप कैसे इस पे काम हो रहा है। तो उनकी बहुसंख्यकवाद की बात की जाए कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है, और ऐसी आप क्या सही है, मतलब आप वर्ल्ड के संदर्भ में देख सकते हैं विश्व में अधिकतर जिन देशों में अधिकतर बहुसंख्यक होते हैं, जो बहुसंख्यक हैं सत्ता में उनके लोग अधिक होंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ऐसा अगर है तो वहाँ का संविधान वहाँ की सरकारों की क्या है, मनमानी को नहीं रोक पाने में सक्षम है। वहाँ वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक राजनीति की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। और श्रीलंका के समुदाय के जाति समूह की बात करें तो देखेंगे, आप इसे देख सकते हैं। हम जो भी पढ़ लिख रहे हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंदर पढ़ रहे हैं। आगे हम देखें, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के लिए शिक्षा रोजगार में समान अवसर की प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। अब देखिए, इसी नकारने के क्रम में वहाँ एक स्थिति पकड़ती है 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका है में स्वतंत्र तमिल इलम की सरकार। ठीक है, टायर जैसे आप देखेंगे लिट्टे वाली। तो उत्तर पूर्वी तमिल, ये क्वेश्चन पीटी से पूछा जा सकता है किस हिस्से में था, तो
उत्तर पूर्वी तमिल में स्वतंत्र तमिल इलम, ठीक है, सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। ठीक, आप देखेंगे इस संदर्भ में श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के बड़े टकराव का रूप ले लिया। वहाँ आप इस संदर्भ में देख सकते हैं, टकराव शुरू हुआ तो गृह युद्ध में बदल गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके, परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी के रूप में जीने लगे। इससे भी कई जवाना लोग रोजी रोटी की में क्या हुआ, उनके जब घर बिगड़ गए, उजड़ गए, तो रोजी रोटी की उनकी समस्या पैदा हुई। और वो आपने पढ़ा कि 10वीं कक्षा में अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय में ये यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के दशकों में आर्थिक विकास, ठीक है, हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहाँ गृह युद्ध के मुल्क में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी समस्याएं पैदा हुई, आप देखेंगे इस संदर्भ में। और बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय के शासन में हर्ज क्या है। तो आप देखेंगे अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होता तो किसका राज होगा। दो क्वेश्चन है आपसे, तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि बहुसंख्यक समुदाय का बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, किसी भी संविधान के तहत हर समुदाय को क्या है, अधिकार है कि वो उस संविधान के पालन करे और अपने वहाँ की सरकार में भागीदारी करे। सेम सिंहलों का शासन था तो वहाँ की जो बहुसंख्यक लोगों की सरकार या लोग जब बैठे तो उन्होंने संविधान में बदलाव करना शुरू कर दिया। समस्या यहाँ पैदा होती है। बेल्जियम की समझदारी की बात करें तो जो है साझेदारी समझ, तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। ठीक है, उन्होंने क्षेत्रीय अंतर को, क्योंकि क्या था, जो डच और फ्रेंच थे उनकी क्या थी, उनकी जो अंतर और सांस्कृतिक विविधता को उन्होंने स्वीकार कर लिया। 70 और 80 93 के उन्होंने संविधान में 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को क्या है, बेगानापन, मतलब उसको अपनी समस्या ना हो, एहसास ना हो, अकेलेपन या उसके कोई राइट नहीं है, आप देखेंगे मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी को देख सकते हैं, कुछ बातें आप देख सकते हैं, बेल्जियम के मॉडल को देख सकते हैं। हम बात करेंगे संविधान के संदर्भ में। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच, वहाँ के संविधान, बेल्जियम की बात कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंचभाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानूनी तभी भी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। केंद्रीय स्तर की बात करें तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है, संघात्मक व्यवस्था का जन्म हो रहा है। तो आप देखेंगे कि संविधान में इस बात के प्रावधान किए, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान रहेगी और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समुदाय सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो, क्योंकि दोनों का समान संख्या रख दी गई। ठीक है, इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस स्थिति को वहाँ के संविधान में संशोधन करके संभाला। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। ठीक है, तो कुछ शक्तियाँ केंद्र की जो थी जो है स्टेट को फॉरवर्ड की गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन रहेंगी नहीं रहेंगी। तो इस व्यवस्था के तहत क्या संघात्मक व्यवस्था है, आप याद रखिएगा। ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में ब्रुसेल्स में क्या है, एक अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। आप फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो आप देख सकते हैं कि
ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों को ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया हुआ था। ऐसी वहाँ की व्यवस्था थी। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रुसेल्स के संदर्भ में बेल्जियम का है। तो मोंटेगे जो है बर्ग वहाँ के टैग है। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि ग्रांड प्लेस है और ग्रोट मार्क जो है सॉरी। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ से दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि और गौर करें कि स्थान का नाम दिशा जानकारी में भाषाओं का यूज, तो आप देखेंगे दोनों ही भाषाओं का यूज किया गया है, क्या फ्रेंच और डच का। आप इसकी इसीलिए मैंने ये डाला है कि आप देख सकते हैं कि समान भागीदारी उनकी वहाँ की शासन व्यवस्था के साथ वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ भी दिखाई पड़ेगी। भला एक कोई समाधान हुआ। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे संविधान में ऐसी बातें नहीं है किसी समुदाय के कितने भी मंत्री हों। तो देख सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में भी आप देखेंगे ऐसी व्यवस्था है कि लगभग सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिले। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चुनाव में भागीदारी कर सकता है। हर व्यक्ति को वोट पाने और वोट देने का अधिकार है। ठीक, याद रखिएगा। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तस्वीर तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा। तो आप देखें यानी सामुदायिक सरकार। तो इसे आप याद रखिएगा कि भारत में जहाँ पंचायती राज है वहीं बेल्जियम में क्या है, केंद्र, राज्य और किससे सामुदायिक सरकार की बात हो रही है। सरकार का चुनाव एक ही भाषा के लोग करते हैं यहाँ। तो यानी सामुदायिक सरकार, इस सरकार का चुनाव, इस सरकार मतलब जो सामुदायिक सरकार है, तो आप देखेंगे एक ही भाषा, मतलब जिस भाषा के लोग हैं तो थोड़ा सा अलग है, उन्होंने अपने यहाँ के हिसाब से इसे इस्टेब्लिश किया है। तो आप देखेंगे डच हैं, फ्रेंच हैं और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग क्या करेंगे, लोग चाहें वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को क्या करेंगे, चुनाव करते हैं। इस सरकार की सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का उन्हें अधिकार है। आप इसे देख सकते हैं कि जो सामुदायिक सरकारें हैं, जो एक ही भाषा के लोग चुन सकते हैं। डच के लोग डच को, फ्रेंच वाले फ्रेंच को, जर्मन वाले जर्मन को, वाले समुदाय के लोग चाहे वो जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा और मसले, शिक्षा भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। तो आप देखेंगे इनकी भी भागीदारी राज्य स्तर के साथ सामुदायिक सरकार की है। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि इनके भी राइट्स हैं। तो इन्होंने इस प्रकार वहाँ की स्थिति को संभाल लिया, जबकि स्थिति जटिल थी। आपको बेल्जियम के मॉडल में कुछ जटिल लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आप देखेंगे, लेकिन आप बेल्जियम की जो व्यवस्था है वो बेल्जियम वासियों के लिए वहाँ के लोगों ने उसे सफल बना रखी है, ऐसे एक्सेप्ट किया हुआ है। और आप देखेंगे इसमें आप मुल्क में गृह युद्ध की जब विराम लगा तो वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम की भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बढ़ गया होता। ठीक है, आप देखेंगे बेलोनिया क्षेत्र और फ्रेंचवासी क्षेत्र दो हिस्सों में बेल्जियम आज बटा होता। जबकि यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। तो आप देख सकते हैं कि ब्रुसेल्स, आप क्वेश्चन पीटी में बन सकता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, आपसे पूछा जा सकता है इस संदर्भ में। और आप देखेंगे कि बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संघ की जो संसद है वो देख सकते हैं किस तरीके से बनी हुई है। और हम आगे बात करें तो देखेंगे आपकी कहने का मतलब यह है कि सत्ता की साझेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर हैं। इस बात के कुछ लोग अजीब लगती है, सोचिए ज़रा। हमने आपको सिर्फ ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए डाला हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका की इन कक्षाओं में, ठीक है, आप देखेंगे क्या शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन है आपसे कि दोनों की अंतर क्या था। आप देखेंगे एक ने स्थिति संभाल ली जबकि एक ने स्थिति नहीं संभाल पाई। ठीक है, एक ने संभाल ली मतलब बेल्जियम ने संभाल ली। देश
दोनों ही देश जबकि लोकतांत्रिक थे। ठीक है, आप देखेंगे फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को लेकर अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि सर्वविभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश में एकता संभव है। इसी एहसास के चलते दोनों पक्षों में साझेदारी हुई। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपना दिया गया। ठीक है, कारण था कि वहाँ के संविधान में संशोधन किए गए, लेकिन उल्टे तरीके से, गलत तरीके से। पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने, सत्ता में उनको हिस्सेदारी ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता और संकट में पड़ सकती है। कि कोई बहुसंख्यक समुदाय सत्ता पर एक बार काबिज हो जाए, फिर वहाँ के संविधान में संशोधन कर दे कि अन्य समुदाय के लोग अब सत्ता में ना आ पाएँ या भागीदारी ना कर पाएँ, तो वहाँ पर क्या होगा, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जर्मन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, आप देख सकते हैं जर्मन गवर्नमेंट के संदर्भ में कि दिया गया है कि एक गाड़ी है, तो ये बेल्जियम के संदर्भ में याद रखिएगा, तो 2 स्टीयरिंग दी गई हैं कि आइए तुम भी चलाइए हम भी चलाइए, तो गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसी संदर्भ में। और इसके साथ ही आप देखेंगे, इसको आप देख सकते हैं इस संदर्भ में, बहुत खास नहीं, हमने ऐसे ही डाला है, तो हम इस वीडियो को यहीं रोक सकते हैं। हाँ, जर्मन, आप बाईं तरफ एक कार्टून में जर्मनी की एक समस्या, जर्मन में भी आप समस्या रहेगी, जर्मनी की दीवार। जर्मन में आप देखेंगे वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक 2 पार्टियाँ की गठबंधन की सरकार है। ऐसा वहाँ भी क्या है, कोलेशन गवर्नमेंट बनती है कभी कभी, जैसे भारत में बनती है। तो आप देखेंगे एंजेला मार्केल की जो सरकार है वो भी कोलेशन गवर्नमेंट से निकल के कभी कभी आती है, इस बार भी शायद बनी हुई है। ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं। ठीक है, 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मसलों में अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जनता के बीच उन्होंने अपने अलग अलग मत रखे, लेकिन दोनों को मिलकर सरकार बनानी पड़ी। तो आप इसे देख सकते हैं। हम इसको यहीं रोकते हैं, इस वीडियो को, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।